हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे हायर परचेज। ये सेकंड लेक्चर है हायर परचेज का। हायर परचेज मैं बस 2-3 मिनट में आपको बता देता हूँ हमने पहले क्या डिस्कस किया है, फिर हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था हायर परचेज में कि मीनिंग क्या है हायर परचेज का, ठीक है, एंड इसकी हमें ज़रूरत क्या हुई। तो हायर परचेज एक इस तरीके की सुविधा है कि आपको किसी एसेट की, गुड्स की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सफिशेंट पैसा इनिशियली नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस एसेट का आज पोजीशन ले सकते हैं जब आप उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आप उसका पोजीशन ले सकते हैं, आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट चुकाते जाएं, और जब आप सारा पैसा चुका दोगे तो उसकी ओनरशिप भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो अगर आप आज ही सारा पैसा चुकाते उस एसेट का, तो जो पैसा आपको चुकाना पड़ता है उसको हम कैश प्राइस बोलते हैं। लेकिन आप बोले सर कि हमारे पास आज तो नहीं है, हम धीरे धीरे करके चुका देंगे। तो आप धीरे धीरे चुकाओगे तो जितना पैसा आपने डाउन पेमेंट दे दिया वो तो ठीक है, बाकी जो आप लेट पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपको ब्याज लगेगा, है ना। किस तरीके का ब्याज लगेगा वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। वो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया था, तो मैं अभी उसका सही आंसर मैच भी करा दूंगा, आपने अगर कर लिया हो तो। प्लस तो आपको कैश प्राइस के अलावा इंटरेस्ट भी देना पड़ जाता है जब आप लेट पेमेंट करते हैं, और ये टोटल बन जाता है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, हायर परचेज प्राइस बन जाता है। हमने हायर परचेज प्राइस से प्रेजेंट वैल्यू करके कैश प्राइस निकालना भी सीखा है। हमने कैश प्राइस से इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के इंस्टॉलमेंट निकालना भी सीखा है। ठीक है। तो जो लेक्चर हमारा था एंड में, जो क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से उसका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा आपको, तो मैं पहले उसको ठीक करा देता हूँ, और फिर हम जो अभी बात करेंगे वो हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। ये वो रहा क्वेश्चन नंबर 4 था आपके स्टडी मटेरियल का। हमने इसमें कैलकुलेशन एरर कर दी थी। ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर ही लिया हो तो मैं आपको मॉड्यूल का भी आंसर दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप उसके इंटरेस्ट को मैच कर लें, या मैं आपको सॉल्व ही करा देता हूँ ना, मैं सॉल्व ही करा देता हूँ तो बेहतर होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिलीट कर दूँ 2 मिनट के लिए। बस 2-3 मिनट लगेंगे और मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। फिर आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें तो ये सारी बातें मल्टीपल टाइम रिपीट होंगी, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए कितना कैश प्राइस था। इस बार गलती मत करना, ठीक है, आपकी गलती थी, आपने कमेंट करके बताया क्या। खैर आप कमेंट कर ही नहीं सकते जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन चलो अभी ठीक है, हम गलती को सुधार लेते हैं। तो कैश प्राइस कितना था, सबसे पहले हम लिखें। सबसे पहले कैश प्राइस लिख लें आप। 80,000 रुपये का कैश प्राइस था। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 80,000 का कैश प्राइस था, और आपने उसमें से 21,622 रुपये क्या किए हैं, इनिशियली डाउन पेमेंट में चुकाए हैं। फिर आपने 5 इंस्टॉलमेंट चुकाई हैं। 15,400 की एक इंस्टॉलमेंट करते हुए 5 चुकाए हैं आपने। इंटरेस्ट की रेट 10% है। आपको बोला गया टोटल इंटरेस्ट निकालें और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट निकालें। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया हो तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, लेकिन एंड में मैं कुछ बात बताऊंगा इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एंड में, वो ज़रूर आप देख लेंगे। 80,000 था, आपने डाउन पेमेंट कर दिया था कितना, यही तो गलत हुआ था, 21,622 का। ठीक है, 21,622 का। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही था 21,622, क्योंकि ब्याज नहीं होता इसमें। तो कितना बचा देख लेते हैं। 80,000 माइनस 21,622, तो आया था 583
8378। कॉन्सेप्ट में पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन किया हो फास्ट फॉरवर्ड करके बस एंड का सुन लेना। ये बचा 58378, है ना। डाउन पेमेंट आपने कर दी 21,622, तो इतना प्रिंसिपल बचा फर्स्ट ईयर के शुरुआत में, है ना। डाउन पेमेंट शुरुआत में करते हैं आप, तो पूरे साल 58,378 रुपये बकाया थे। तो जब आप साल के एंड में पहली किस्त चुकाने जाएंगे, इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे, तो आपको पहले तो इस आउटस्टैंडिंग पे 10% का ब्याज चुकाना होगा, जो हो रहा है 5837 हो रहा है, तो मैं उसको 8 कर देता हूँ ना, 7.8 हो रहा है, इसका 10% निकालें आप। लेकिन आप जो इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं वो कितने रुपए की चुका रहे हैं देख लें एक बार। ये चुका रहे हैं आप 15,400 की, तो आपकी इंस्टॉलमेंट है 15,400 की। तो देखें आपने 15,400 की इंस्टॉलमेंट चुकाई, उसमें 5,838 रुपये तो केवल ब्याज के होंगे। तो देखें फिर प्रिंसिपल के कितने होंगे, तो 15,400 माइनस 5,838 रुपये, है ना। तो ये हो जाएंगे 9,562 रुपये प्रिंसिपल के चुका देंगे आप। तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था इतना, इतना प्रिंसिपल आपने चुका दिया है। तो कितना प्रिंसिपल बच जाएगा आपका, 58378। ये बचेगा 48816। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं हो रहा है ऐसा, ईयर 1 हो रहा है। ईयर 1 मतलब ईयर 0 कहलाता है साल की शुरुआत, ईयर 1 साल का एंड। तो पहले साल के एंड में आपने 15,400 की किस्त चुकाई, जिसमें कुछ ब्याज था कुछ प्रिंसिपल। तो एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में, है ना, जो पहला साल था उसके एंड में 48,816 रुपये बचे। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में बचे, तो ये सेकंड ईयर की शुरुआत से लेकर सेकंड ईयर के एंड तक फुल ईयर ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा अमाउंट, ठीक है। तो जब आप अगली इंस्टॉलमेंट चुकाओगे तो आपको उन इंस्टॉलमेंट में जो कि आप हर बार 15,400 की चुका रहे हैं, उसमें इसका 10% तो इसका ब्याज ही होगा। 4,881 ले लेते हैं, तो इतना तो इसका ब्याज ही होगा, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल कितना होगा, तो 15,400 में से माइनस कर दें 4,881, तो कितना हो जा रहा है 10,519। इतना प्रिंसिपल आप चुका दोगे। तो फिर कितना प्रिंसिपल बच जाएगा, तो देखें आप, इतना प्रिंसिपल था ओपनिंग में, आपने साल के एंड में इतना प्रिंसिपल रीपे कर दिया है। तो अब बच जाएगा कितना, मैं इसको माइनस करके बताता हूँ, 6। ये बचेगा 38297, यहाँ गया 38297। फिर से हम 15,400 की इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर इसका थर्ड ईयर का ब्याज भी होगा 10% के हिसाब से, जो कि होगा 3,829.7। तो 29 कर लेता हूँ भले, है ना। आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं आप, है ना, देख लें अपने हिसाब से। तो 15,400 की इंस्टॉलमेंट में से 3830 का तो इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना पे हुआ, 11,570, इतना प्रिंसिपल पे हुआ। तो कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा, अब इसके पेमेंट के बाद 38297 में से हटा देते हैं 11,570, तो ये बचा 26727 आ गया। अब इस पे अगेन ये देखें थर्ड ईयर के एंड में इतना बचा था, तो फोर्थ ईयर फुल ईयर इतना पैसा आउटस्टैंडिंग रहा। तो जब इंस्टॉलमेंट हम देने जाएंगे तो जो वेंडर है वो बोलेगा कि आपका 26,727 रुपये पूरे साल से उधार है, आप पहले उसका ब्याज देख लें। तो कितना ब्याज हो रहा है, 2672, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राउंड ऑफ 2-5 रुपये का अंतर तो आ ही जाना है, ठीक है। इतना ब्याज, जबकि आपने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई, 15,400। तो 15,400 में से 2672 तो इंटरेस्ट का है, तो
तो प्रिंसिपल का कितना, तो 12728 इतना प्रिंसिपल का अमाउंट आ रहा है। इतना प्रिंसिपल का अमाउंट आप चुका रहे हैं और आपका ओपनिंग में 26727 का प्रिंसिपल था। तो अब कितना बचा, तो ये बचा है यहाँ 14,000 रुपये बचा है ना, 13,999 आ रहा है, तो मैंने उसको राउंड फिगर में 14,000 कर दिया। तो ये बचा है 14,000, इसका 10% इंटरेस्ट आ रहा है, कितना 1400, आप कितना चुका रहे हो 15,400। तो देखना ये जो मैं बोला था आपको पिछले लेक्चर में कि प्रिंसिपल और ब्याज मिला के इंस्टॉलमेंट के बराबर हो जाएगा और चुका दिया। और मैं ऐसा बोला था कि यहाँ निल आएगा, इसलिए निल आएगा क्योंकि अब आपने कितना प्रिंसिपल चुकाया, 15,400 में से 1,400 रुपये का ब्याज है, तो कितना 14,000 रुपये का आपने प्रिंसिपल चुकाया। तो आपका पूरा प्रिंसिपल क्या हो गया, रीपे हो गया, और आपको आउटस्टैंडिंग क्या बचेगा, एंड में निल हो जाएगा। मतलब जो आप आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उसके बाद हिसाब खत्म हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था कि एंड में कुछ और बात बताऊंगा, वो है कि देखो उन्होंने पूछा था कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना चुकाया, तो टोटल इंटरेस्ट हमने इतना चुकाया, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद हमने चुकाया। तो ये है, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये है टोटल इंटरेस्ट जो हमने चुकाया, ठीक है। तो आप इसका टोटल कर लो तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस निकाल दो। कैश प्राइस 80,000 है, हायर परचेज प्राइस पता चल जाएगा, डाउन पेमेंट ले लो और इंस्टॉलमेंट जोड़ लो, उनका डिफरेंस लोगे तो भी टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट तो ऐसे भी आ जाएगा, पहला जो उन्होंने पूछा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस कॉलम में टोटल। तो आप इंटरेस्ट का टोटल लगा लें तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट, आप देख लेना कितना आ रहा है। और आप अगर केवल प्रिंसिपल का टोटल लगा लें इस कॉलम का, है ना, प्रिंसिपल जो रीपे किया आपने, तो आपने इतना डाउन पेमेंट में प्रिंसिपल दिया था, इतना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल, इतना सेकंड में, इतना थर्ड इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल, इतना फोर्थ में प्रिंसिपल, इतना फिफ्थ में। तो अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 80,000 कैश प्राइस के बराबर, है ना। प्रिंसिपल रिपेमेंट का टोटल कैश प्राइस के बराबर आता है हमेशा, और इंटरेस्ट का टोटल लगाओगे तो आप इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम का टोटल लगा लोगे तो ये हायर परचेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस टैली करना चाहें तो आप इसका टोटल लगा लें, ठीक है, इसका टोटल लगा लें, ये हायर परचेज प्राइस आ जाएगा, एक कैश प्राइस आ जाएगा जो कि आपको गिवन है, इसका डिफरेंस इंटरेस्ट आना चाहिए, और इसका टोटल आप लगाएं तो भी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो आई होप आप ये कर लोगे। तो अपन अब इस पर टाइम ना देके और आगे बढ़ते हैं जो हमें डिस्कस करना था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। देखें, हायर परचेज की अकाउंटिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म नाम का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक रियलिटी इग्नोरिंग लीगल फॉर्मेलिटी। अब यहाँ देखें, मैं पहले लिख देता हूँ, फॉर हायर परचेज transactions recording is done on the basis of substance over form कॉन्सेप्ट। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, एक है हायर वेंडर, ठीक है, मैं यहाँ इस साइड हायर परचेजर लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ हायर वेंडर। हायर वेंडर क्या कर रहा है, इनको टेम्पो दे रहा है,
ठीक है, ये है टेम्पो, है ना, कितनी बढ़िया ड्राइंग है मेरी, कछुआ टाइप का बन गया, टेम्पो है ये, ठीक है, अपने हिसाब से समझ लें, खिड़कियाँ हैं ये, जो भी है। इसने इसको क्या किया, टेम्पो का पोजीशन दे दिया, और हायर परचेजर क्या कर रहा है हमारा रॉकी भाई, ठीक है, रॉकी भाई है, ए उसको डाउन पेमेंट दे रहे हैं प्लस इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका रहे हैं। अब आप बताएं अल्टीमेट इंटेंशन क्या है। तो जो हायर वेंडर है उसकी जो इंटेंशन है वो क्या है, सेल करने की है, और जो हायर परचेजर है उसकी जो इंटेंशन है वो परचेज करने की है। बस वही हमने किया है, इसने एसेट सेल कर दिया है, एसेट का पोजीशन भी दे दिया, इसने भी थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, थोड़े बाद में दे देगा। बस क्या किया गया है, केवल रिस्क से बचने के लिए हायर वेंडर ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। तो ओनरशिप तो लीगल फॉर्मेलिटी है ना, कि बस डॉक्यूमेंट पे आपका नाम नहीं है। सच्चाई तो है कि उन्होंने आपको एसेट दे दिया है, आप यूज़ करो, आप चलाओ, किस्त भरते जाओ, जब भी आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो वो आखिरी फॉर्मेलिटी भी हम पूरी कर देंगे। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से हायर परचेजर के केस में ऐसा मान लिया जाता है, हायर परचेज के केस में ऐसा मान लिया जाता है कि हायर परचेजर ने एसेट को परचेज कर लिया है और हायर वेंडर ने एसेट को सेल कर लिया है, चाहे लीगल फॉर्मेलिटी हुई हो या फिर लीगल फॉर्मेलिटी ना हुई हो। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, ठीक है, मैं फॉर्मल लिखूंगा, थोड़ा सा समझा दूं। अकाउंटिंग पर्पज से हमें दो लोगों की बुक्स में बात करनी है। किस किस की बुक्स में? सो इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। खरीदने वाले की बुक्स में, बेचने वाले की बुक्स में, ठीक है। खरीदने वाला ट्रांजैक्शन को खरीदने की एंट्री करेगा, डाउन पेमेंट करने की एंट्री करेगा, इंस्टॉलमेंट चुकाने की एंट्री करेगा, ठीक है, और फिर वो एसेट जो खरीद के लाया उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करेगा। वेंडर बेचने की एंट्री करेगा, जो डाउन पेमेंट मिलेगी तो डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की एंट्री करेगा, और अपने अदर ट्रांजैक्शन जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन इनको रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं, ठीक है। तो यहाँ मेथड दो हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला कैश प्राइस मेथड और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आप पूछो सर इंटरेस्ट सस्पेंस क्या है, इसको थोड़ा सस्पेंस ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जो वेंडर है उसको भी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड जो कि कैश प्राइस मेथड जैसा है, जैसा क्या, परचेजर के लिए कैश प्राइस मेथड लगेगा और कैश प्राइस मतलब जिस कैश प्राइस पर उसने खरीदा उस पर वो रिकॉर्ड करेगा, और वेंडर के लिए लगेगा सेल्स मेथड। कौन सा लग जाएगा? सेल्स मेथड। इस सेम मेथड। और यहाँ भी दूसरा मेथड भी दोनों के लिए सेम है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग के। एक हायर परचेजर की बात करें हम, आपके एग्जाम में हायर परचेजर के ही बुक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 95 to 98% समझ लें आप। कोई 1-2% चांस है कि इसकी बुक्स में आए, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा इसकी बुक्स में। एक 2007 में या 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था हायर परचेजर के इसमें वेंडर की बुक्स में, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, तो मैं फिर भी वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो हायर परचेजर की बुक्स में दो मेथड है, कैश प्राइस मेथड जो कि हम शुरू करेंगे और यही इसके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का आज तक एक ही बार पूछा गया है, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हायर परचेज चैप्टर, जब से भी सिलेबस का पार्ट है, P1 P2 में होता था, फिर PCC, फिर IPCC, फिर इंटर आ गया, एक बार ही पूछा गया है, मैं करा दूंगा। तो कैश प्राइस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, और यहाँ सेल्स मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ अकाउंटिंग को फॉर्मल तरीके से करते हैं। 15 से 20 मिनट हमें इसको डिस्कस करने में लगेगा और फिर मैं आपको कराऊंगा इसके एग्जाम्पल, ठीक है।
एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 से कराऊंगा, फिर हम आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करेंगे। सो ये डाल रहा हूँ मैं हेडिंग अकाउंटिंग इन केस ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज केस में किस तरीके की अकाउंटिंग होगी। थोड़ा सा मैं जगह अप्रोप्रिएट कर लूँ कि प्रॉपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। ठीक है, हो जाएंगे। देखिए हम दोनों लोगों की बुक्स में बात कर रहे हैं। ये है जो भी इवेंट या ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन। ये हो जाएगा इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन दी बुक्स ऑफ इन दी बुक्स ऑफ वेंडर, ठीक है। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम पहला वाला मेथड डिस्कस कर रहे हैं दोनों केस में, कैश प्राइस मेथड, सेल्स मेथड। तो इसके ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं कैश प्राइस मेथड। देखिए मेथड छोड़ दें, अब बिल्कुल सिंपल सी बातें होनी है। ये सेल्स मेथड, ये मेथड मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अब आप मुझे बताते जाएंगे। इसकी बुक्स में मैं शुरुआत में नहीं करूँगा, पहले मैं इसकी बुक्स में बताऊँगा और इसकी बुक्स में आपसे बोलूँगा, आपको टाइम दूंगा, आप मुझे करके बताएंगे ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे। चलो अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप जाएंगे एसेट खरीदने की बात करेंगे, आपका होगा वहाँ पे एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट के बाद आप देंगे डाउन पेमेंट, फिर 1 साल का इंतज़ार करेंगे, फिर आप चुकाएंगे इंस्टॉलमेंट, है ना, ऐसा होगा। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या फिर बोलें एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट को खरीदते समय या एग्रीमेंट करते समय क्या एंट्री करेंगे आप। यहाँ मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, है ना, केवल परचेजर की बुक्स में बताएंगे आप अभी। तो क्या एंट्री आ जाएगी, आप जो भी एसेट खरीदेंगे तो एंट्री आ जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू, क्या आपने सारे पैसे चुका दिए, नहीं, तो टू हायर परचेज वेंडर। हायर परचेज वेंडर क्यों लिखते हैं हम, ताकि हमें पता रहे किस तरीके का वेंडर है हमारा। और एसेट के आगे भी लिखते हैं हम एचपी एसेट, ताकि हमें पता रहे जब भी बैलेंस शीट में एसेट दिखाई दे, वो मशीन दिखाई दे, तो उसको देख के समझ आ जाए कि अच्छा ये एसेट अभी हायर परचेज पे लिया हुआ है, इसकी ओनरशिप अभी हमें मिली नहीं है, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन जो होगा ये हमेशा किस प्राइस पे होगा, ये होगा कैश प्राइस पे। किस प्राइस पे, कैश प्राइस पे। क्योंकि अगर आप एसेट को खरीद लो और पूरा पैसा दे दो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो उसका कैश प्राइस है। अब आप आज पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहे हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो तो ब्याज है ना, तो ब्याज को आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो P&L में, उसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। केवल कैश प्राइस ही कॉस्ट का पार्ट होगा, जो ब्याज है वो फाइनेंस एक्सपेंसेस हो जाएंगे और वो P&L में जाएंगे। अगर आपने ये 16 पढ़ा हो, आप कभी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अगर किसी एसेट को रेडी टू यूज़ करने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है तो ब्याज क्या होता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब यहाँ तो हम टेम्पो चला के लाए हैं, रेडी टू यूज़ करने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, वो तो रेडी ही है कि आप बैठो और चलें, फिर भी आप उस पर ब्याज दे रहे हैं। तो नॉर्मली भी फिक्स एसेट में क्या होता है, रेडी टू यूज़ तक का ब्याज कैपिटलाइज होता है, उसके बाद का नहीं। तो हम तो एसेट को लेके ही आ गए साथ में, मतलब रेडी टू यूज़ है और उसके बाद का हम ब्याज चुका रहे हैं क्योंकि हमने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। इसलिए कैश प्राइस पे एंट्री होगी, ठीक है।
बीइंग एसेट एक्वायर्ड। अब दूसरा काम क्या होगा बताएं? अब दूसरा काम करेंगे आप डाउन पेमेंट, है ना। एसेट आपने लिया, अब आप करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री आ जाएगी आपकी जेब से? परचेजर की बात कर रहे हैं हम, पैसा जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। किसको जाएगा? हायर परचेज वेंडर को। हायर परचेज वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपने एसेट लिया, एसेट लिया तो एसेट टू वेंडर, डाउन पेमेंट किया तो वेंडर टू बैंक। अब आज आप बिल्कुल इमेजिन करते जाएं, आप गए, आपने टेम्पो उठाया, आपने उनको, मतलब आप मर्सिडीज़ का इमेजिनेशन ले सकते हैं अगर आप कर पा रहे हैं मर्सिडीज़ तक इमेजिनेशन अभी आर्टिकलशिप के पैसों में, ठीक है। आर्टिकलशिप भी नहीं लगी आपकी, जब लग जाएगी 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको मंथली, आप उन्हीं से इंस्टॉलमेंट बना के और BMW ले लें, ठीक है, मर्सिडीज़ ले लेना। तो आप देखें क्या हो रहा है, हमने एग्रीमेंट किया, एसेट का हो गया, हमने उनको डाउन पेमेंट कर दिया, अब हम वेट कर रहे हैं। अब जब 1 साल का एंड होगा तब हम इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे, ठीक है। साल के एंड में हम इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे। इंस्टॉलमेंट चुकाने में हमें पता है कि वो पहले बोलेगा कि भाई साहब आपका इतना ब्याज हो रहा है तो ये ब्याज दे दो, और जो प्रिंसिपल आपने एग्री किया था वो प्रिंसिपल दे दो। तो हमें 2 एलिमेंट देने होंगे। क्या हमने ब्याज को अभी तक रिकॉग्नाइज किया है? देखें अच्छे से, तो हमने तो एसेट को कैश प्राइस पे लिखा है, ब्याज तो हमने रिकॉग्नाइज किया नहीं है। तो अब हम इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट। तो क्या एंट्री है बताएं? परचेजर के लिए इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? आपको ब्याज लेना है कि देना है? सर हमें तो उसके पैसे चुकाने हैं, हमने टाइम पे चुकाए नहीं थे तो हमें तो ब्याज देना है, ठीक है। आपको ब्याज देना है तो ब्याज क्या हो जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस हो जाएगा। और किसको देना है आपको? वेंडर का। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हायर परचेज वेंडर। इंटरेस्ट ड्यू करा हमने। क्या हम इंटरेस्ट डायरेक्ट पे कर दें? ऐसे थोड़ी कि ये पकड़ो इंटरेस्ट का पैसा, ये पकड़ो प्रिंसिपल का पैसा, ऐसे थोड़ी हम करते हैं। हम तो एक साथ देते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट ले लो। तो आप पहले ब्याज को ड्यू कर लो, फिर इंस्टॉलमेंट के साथ उसको चुकाना है। तो चौथा ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पेड। अब इंस्टॉलमेंट आप जब पे करोगे, एक बार लाइन को थोड़ा आगे तक ले लो, आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो बताएं एंट्री क्या आएगी? सोचें एक बार, आपके यहाँ से पैसा जाएगा तो हो जाएगा टू बैंक, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जगह की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। टू बैंक, ये पैसा गया, किसको गया? हायर परचेज वेंडर को। तो हायर परचेज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। शुरू से सर एक बार भूल सर आए, ठीक है। सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ तो हमने एसेट को रिकॉग्नाइज किया, एसेट टू वेंडर, फिर हमने दिया डाउन पेमेंट वेंडर टू बैंक, फिर हमने ब्याज के एक्सपेंस को, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया, तो एक्सपेंस डेबिट होता है तो इंटरेस्ट को डेबिट किया, और ये हमें किसको देना है? वेंडर को। फिर हमने इंस्टॉलमेंट चुका दी, किसको? वेंडर को, तो वेंडर टू बैंक कर दिया, इंस्टॉलमेंट चुका दी। एसेट आ गया साल की शुरुआत में, डाउन पेमेंट हो गई साल की शुरुआत में, एंड तक रुके, ब्याज हमने बुक किया और इंस्टॉलमेंट चुका दी। अब कुछ और करना है क्या? हाँ, अब हमें करना है बुक एंट्रीज। तो अब हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है पूरे साल से, तो हम क्या करेंगे? उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का। मैं एग्जाम्पल लूँगा इसके जस्ट बाद, तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 5th पॉइंट में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, डेप्रिसिएट एसेट। क्या हायर परचेजर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा सकता है? हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म यही तो बोल रहा है कि हायर परचेजर को ही हम क्या मान लेंगे? ओनर मान लेंगे। लीगल फॉर्मेलिटी अभी बाकी है तो रहने दो, है ना, लीगल फॉर्मेलिटी को आप क्या कर दो? इग्नोर कर दो, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं। तो क्या एंट्री आ जाएगी? एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एसेट अकाउंट, ठीक है। जो भी 10%, 15%, 20% SL, MWDB जो भी आप लगा रहे होंगे ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? 7th एंट्री में जो भी आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है,
है ना, और जो भी आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ये दोनों एक्सपेंस आप P&L में चार्ज कर देंगे। तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम। इनकम किसके लिए, जब हम हायर वेंडर की बात करेंगे तो उसके लिए इनकम बनेगा टू P&L, इसलिए अभी से लिख दिया मैंने। तो देखें कौन कौन से एक्सपेंस हैं इस केस में जो P&L में जाएंगे और क्या एंट्री होगी। तो P&L अकाउंट हो जाएगा डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, और इसमें चला जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, जो हमने चुकाया इस साल, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो इस साल का डेप्रिसिएशन है। ये दोनों P&L में चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। बताएं सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होगी। आप साथ में बोले हैं ना, घर में जहाँ भी बैठे हो थोड़ा सा बोलना है, साथ में रिपीट करना है ताकि आपको याद हो जाए। देख लेना कोई देख ना रहा हो। सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट को एक्वायर करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, एसेट को लाएंगे। तो परचेजर की बुक्स में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एसेट लाने की एंट्री करेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, हायर परचेज एसेट टू हायर परचेज वेंडर। क्या एंट्री आएगी, हायर परचेज एसेट टू हायर परचेज वेंडर। फिर वो क्या करेगा, डाउन पेमेंट करेगा। तो क्या एंट्री आ जाएगी, हायर परचेज वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट हो गई। फिर वो पूरे साल का इंतजार करेगा और जो ब्याज हो जाएगा उसको वो ड्यू करेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, और फिर वो इंस्टॉलमेंट को पे करेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर, कि हमें ब्याज वेंडर को चुकाना है, और फिर वो अगले ही ट्रांजेक्शन में इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। और एंट्री आ जाएगी हायर परचेज वेंडर टू बैंक। क्या एंट्री आएगी, बोले जल्दी, ड्यू करने की एंट्री इंटरेस्ट टू वेंडर और पेमेंट करने की वेंडर टू बैंक। ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। पूरा साल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, एसेट को डेप्रिसिएट कर देंगे। एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एसेट क्योंकि कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। और फिर इन सबको हम P&L में डाल देंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ओके। नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री होगी, हायर परचेजर के केस में, तो फिर से वो एसेट खरीद के लाएगा, नहीं। फिर से वो डाउन पेमेंट देगा, नहीं। तो वो पूरे साल का इंतजार करेगा, क्योंकि ये साल के एंड में हो गया, वो अगले साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करेगा। क्या एंट्री आएगी इंटरेस्ट को ड्यू करने की, जल्दी बताएं, क्या एंट्री आएगी इंटरेस्ट को ड्यू करने की। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री आएगी इंटरेस्ट टू हायर परचेज वेंडर। हाँ, तो वो साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करेगा और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करके लाने को, वो आपको करना है होमवर्क में, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर तो वो इंटरेस्ट को ड्यू करेगा इंटरेस्ट टू वेंडर, और फिर वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा वेंडर टू बैंक, और फिर से वो साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएगा, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, और उन सबको कहाँ चार्ज कर देगा, P&L में। नेक्स्ट ईयर भी ये होगा कि साल भर इंतजार करेगा पहले वो, और फिर वो इंटरेस्ट की एंट्री करेगा, इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेगा, P&L में चार्ज कर देगा। ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो ये इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक कौन सा मेथड है, कैश प्राइस मेथड है। सर ये तो नॉर्मल सा हो गया, हाँ नॉर्मल मेथड को ही कैश प्राइस मेथड बोलते हैं, और सेल्स मेथड भी वही है जब हम वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब आप वीडियो कर दें पॉज, और इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ठीक है। वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे आप, बिल्कुल करें, पॉज कर दें वीडियो। मैं थोड़े ना रुकूंगा, आप अपना वीडियो पॉज कर लें और आप लिखें या सोच लें कि क्या एंट्री आएगी। तो बताओ सबसे पहले क्या एंट्री आएगी। मैं मान रहा हूँ आप पॉज करने के बाद देख रहे होंगे, मेरे सारे रिवाइज करा रहे हैं। तो क्या एंट्री आएगी, एसेट को बेचते समय। तो यहाँ एंट्री देखो, अभी हम परचेज की एंट्री कर रहे थे हायर परचेजर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में हम बेचने की एंट्री करेंगे। तो उल्टी एंट्री हो जाएगी सर, ये हो जाएगी हायर परचेजर, जैसे डेटर टू सेल होता है, टू हायर परचेज एसेट। किस प्राइस पे होगी सर, वो तो कैश प्राइस पे होगी। वेरी गुड, कैश प्राइस पे होगी। सही है क्या ये एंट्री? हाँ सर, देखो इसकी उल्टी एंट्री कर लेंगे हम। यहाँ वेंडर की जगह परचेजर आ जाएगा, जहाँ यहाँ HP एसेट आ जाएगा, है ना। तो उसको एसेट आ रहा था तो वो एसेट टू वेंडर लिख रहा था, हम एसेट दे रहे हैं तो हायर परचेजर टू एसेट। देखो ये ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम हायर परचेज एसेट नहीं लिखेंगे। जो खरीद रहा है उसके लिए मशीन, उसके लिए टेम्पो एसेट है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स है ना, उसका तो काम ही यही है।
ट्रैक्टर बेचना, टेम्पो बेचना, मशीनरी बेचना, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, टू सेल्स लिखेगा। वो क्या लिखेगा, टू सेल्स। ठीक है, बाकी सारी एंट्री सेम आ जाएंगे। अब उसको डाउन पेमेंट मिलेगा, उसको डाउन पेमेंट मिलेगा तो वो एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, हायर परचेजर, है ना। हायर परचेजर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह की दिक्कत है। ये डाउन पेमेंट हो गया। अब एसेट उसने बेच दिया, डाउन पेमेंट मिल गया, वो साल भर का इंतजार कर रहा है, साल के एंड में हायर परचेजर पैसे लेके आया, तो हमने बोला रुको तुम्हारा ब्याज का हिसाब लगा लें पहले। अब बताएं हायर वेंडर के केस में ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। सर इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। किससे लेना है उसको ब्याज, परचेजर से, तो एंट्री आ जाएगी हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट जैसे ही मिलेगी उसको आएगी एंट्री बैंक टू हायर परचेजर। ओके, अब वो डेप्रिसिएशन लगाएगा। हाँ, दोनों लोग डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, यही तो काम रह गया है। तो क्या उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि उसने तो एसेट क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो किसको मिलेगा, हायर परचेजर को मिल जाएगा, हायर वेंडर को नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या वो भी P&L में कुछ डालेगा, नहीं सर वो P&L में क्या डालेगा बेटा, P&L में डालेगा वो क्या, इंटरेस्ट की जो उसको इनकम हुई है। ठीक है, इनकम हुई थी ना इंटरेस्ट की, ब्याज है ना इनकम उसका। हाँ, तो क्या एंट्री आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और एक और ट्रांजैक्शन ध्यान रखना, वो सेल को भी कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो उसने सेल रिकॉर्ड की थी इनिशियली, उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में कर देगा। और एंट्री आ जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके ओके, तो एक बार रिवाइज कर लें बस 2-3 मिनट, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आपसे नॉर्मली हायर परचेजर का पूछते हैं, तो हम पहले हायर परचेजर की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एंड में हम हायर वेंडर की बुक्स में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, स्टेट मेटेरियल क्वेश्चन है वो आपको लगाना है ताकि आप उसको फिर आंसर को मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले बताएं, हायर परचेजर की बुक्स में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री, सर एसेट टू हायर परचेज वेंडर। फिर डाउन पेमेंट करने की एंट्री, सर हायर परचेज वेंडर टू बैंक। इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करने की एंट्री, इंटरेस्ट टू हायर परचेज वेंडर। फिर इंस्टॉलमेंट चुकाने की, हायर परचेज वेंडर या हायर वेंडर टू बैंक। फिर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। फिर P&L पे चार्ज करने की, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन एंट्री आ जाएगी। सर एक एग्जाम्पल बना दो तो एक क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक गिवन है कैश प्राइस। अगर आपको हायर परचेज प्राइस दिया हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू करके और कैश प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, मैं बहुत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, साफ साफ सिंपल सा लिखे दे रहा हूँ। कोई एग्जांपल, सपोज 45,000 का कैश प्राइस है। ठीक है, डाउन पेमेंट 15,000 है। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट टू बी पेड in 3 equal installments
प्लस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस अमाउंट है वो चुकाना है, प्लस यानी अलग से प्लस इंटरेस्ट चुकाना है एट द रेट 10% पर एनम। क्या सर ये इंटरेस्ट की रेट हमेशा 10% ही होती है? तो क्वेश्चन को सरल रखने के लिए 10% लेते हैं ताकि फ्रैक्शंस क्रिएट ना हो एग्जाम्पल समझाते समय। डेप्रिसिएशन जो है वो हम 20% ले लेते हैं WDV बेसिस में। ठीक है, आपको बोला गया है कि प्रिपेयर फॉलोइंग ledgers in the books of hire purchaser। कौन कौन से हायर परचेजर की बुक्स में क्या बनेगा? एक तो उसके बाद एसेट आएगा, तो हायर परचेज एसेट अकाउंट, और दूसरा हायर वेंडर्स अकाउंट, बेचने वाले का अकाउंट। ये 2 अकाउंट आप हायर परचेजर की बुक्स में बना के बताएं। ठीक है, 45,000 की कैश प्राइस है, 15,000 रुपये डाउन पेमेंट है, बचा कितना? 30,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10,000 10,000 का प्रिंसिपल, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अलग से 10% जोड़ना है, और डेप्रिसिएशन की रेट 20% WDV दी गई है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एसेट का अकाउंट कैसे बनाना है। यही पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस होने वाली है। मतलब ये जो एग्जांपल समझा रहे हैं आप इसको ध्यान से समझ लें, बस हमें 3-4 क्वेश्चन और लगाने हैं और ये चैप्टर ये एंड हो जाएगा। तो देखें सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले बना देता हूँ आपके लिए हायर परचेज एसेट अकाउंट। कितने सालों का उन्होंने ये नहीं बोला। अब एसेट पे अगर 20% WDV लगा रहा हो तो कई सालों चलेगा, है ना। SLM होता है 20% तो 5 साल ही चलता, लेकिन कई साल चल सकता है, जबकि लोन 3 साल का ही है। तो फिर हम कितने सालों के लिए बना लेते हैं? 3 सालों के लिए बना लेते हैं। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर 3 ईयर्स। आपको कोई डेट डालनी हो तो जो डाउन पेमेंट है उसकी डेट डाल देते हैं, 1 अप्रैल 2016 डाल देते हैं, है ना। डाउन पेमेंट भी 1 अप्रैल 2016 को ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सर अब बना दीजिए आप हायर परचेज एसेट अकाउंट बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हायर परचेज एसेट, हमने डेट डाली है तो प्रॉपर तरीके का अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए प्रॉपर कॉलम देख लें। एक तो डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, और फिर अमाउंट का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब बताओ जरा एसेट का अकाउंट कैसे ओपन होगा हायर परचेजर की बुक्स में। मैं यहाँ लिख देता हूँ in the books of hire purchaser। ठीक है, चलो बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सर सबसे पहले एंट्री होगी हायर परचेजर की बुक्स में हायर परचेज एसेट टू हायर वेंडर। ठीक है, तो हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 2016 को। तो ये ईयर चल रहा है 2016-17, है यहाँ लिख देता हूँ 2016-17। कितने रुपए में एसेट खरीदा आपने? एसेट का सर
45,000 कैश प्राइस है, तो क्या लेना है यहाँ, कैश प्राइस ही लेना है 45,000। अब देखना एसेट से संबंधित और क्या ट्रांजैक्शन होंगे जो एसेट के अकाउंट में आएंगे। आप एसेट ले आए 45,000 का, आप डाउन पेमेंट करोगे, उसका एसेट से कोई संबंध नहीं, वो तो वेंडर अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू होगा सर, वो तो वेंडर के अकाउंट में जाएगा। इंस्टॉलमेंट पे होगी, वेंडर के अकाउंट में जाएगा। तो एसेट पे क्या होगा, हम एसेट लाएंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस बच जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगले साल के लिए, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बैलेंस बच जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बच जाएगा। तो एसेट में बस यही होगा, हाँ यही होगा सर। एसेट आएगा, कोई भी एसेट अकाउंट देख लो आप, प्लांट मशीनरी देख लो, लैंड बिल्डिंग देख लो, तो क्या होगा उसमें, ओपनिंग आएगा, डेप्रिसिएशन होगा, अगर बेचे ना और खरीदे ना नए तो यही होगा ना, ओपनिंग आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, क्लोजिंग आएगा। सर ये तो बहुत सरल हो गया। हाँ बिल्कुल, पूरा चैप्टर ही सरल है। तो आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, और कितना 45,000 का 20% WDV, तो कितना हो गया, 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, है ना। और फिर ईयर एंड होगा 16-17 का 31 मार्च 2017 को, और यह आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और कितना हो जाएगा 45,000 में से हटा दें तो 36,000 मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, ऐसा नहीं कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा कैलकुलेशन आता है, पहले एग्जांपल में देख चुके होंगे, इसलिए मैंने बस नहीं निकाला डायरेक्ट। चलिए हुआ। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो 17-18 हमारा साल होगा, वहाँ 1 अप्रैल 17 को ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 36,000, और फिर ईयर एंड पे, सॉरी डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे एंट्री आएगी, है ना। अब ईयर एंड पे 31 मार्च 18 को आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 36,000 का WDV है, 36,000 का कितना 20%, 7,200, और सेम डेट पे क्लोजिंग पे ही आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और ये कितना हो जाएगा 36,000 माइनस 20%, ये हो जाएगा 28,800, ठीक है। और यहाँ ये क्लोज करेंगे हम। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 18-19 में, 18-19 में होगा कि फिर 1 अप्रैल 18 को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है हमारा कितना 31 मार्च 18 का जो बैलेंस वही 1 अप्रैल 18 का भी होगा, हो जाएगा 28,800 रुपये, और फिर 31 मार्च 19 को बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 28,800 का 20% WDV बेसिस पे, तो हो जाएगा 20% कितना 5,760, और ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कितना हो जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 23,040। तो ये थर्ड ईयर तक आ जाएगा, ऐसा ही फोर्थ ईयर भी चला जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा। एसेट तो डेप्रिसिएट आराम से होता रहेगा। लोन थर्ड ईयर में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने चुका दिया है। एसेट और लोन का अकाउंट सेम टाइम तक तो चलेगा नहीं। आप तो अगर कैश में ही एसेट खरीदते तो लोन का अकाउंट ही नहीं खुलता, वेंडर का अकाउंट ही नहीं खुलता, लेकिन एसेट तो चलता रहता। एसेट पे अगर आप 10% SLM लगाओगे तो एसेट अकाउंट तो 10 ईयर्स तक चलेगा। और हो सकता है आपने लोन जो लिया है वेंडर को, जो आपने उधारी की है, वो 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की हो सकती है, है ना। तो दोनों अकाउंट अलग अलग टाइम तक चलेंगे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 19-20 में क्या होगा, थोड़ा 19-20 हो जाएगी, 1 अप्रैल 19 को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 23,040, और फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। हायर परचेज एसेट का अकाउंट। सर हायर वेंडर का अकाउंट क्या होगा, पहले आप हायर परचेज एसेट को देख लें। हम खरीदेंगे तो आ जाएगा टू हायर वेंडर, क्योंकि हमने नगद खरीदा है, सॉरी हमने हायर वेंडर से खरीदा उधार 45,000, फिर लगेगा डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस,
डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस, फिर से ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग बैलेंस, चलता ही रहेगा जब तक कि नील ना हो जाए। ठीक है। अब हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का अकाउंट कैसे होगा? तो ये है हायर वेंडर्स अकाउंट। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, फिर हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे आपकी बुक के। डेट का ए पर्टिकुलर का और ए अमाउंट का कॉलम, अगेन ए डेट का, ए पर्टिकुलर का और ए अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है। आ जाएगी डेट, ए पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट का कॉलम, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम। बस पहला आपको बताना ट्रांजैक्शन क्या होगा। अब बताएं, आप एसेट खरीदते समय क्या एंट्री की थी आपने? तो आपने एंट्री की थी हायर परचेज एसेट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर को आपने क्या किया था? क्रेडिट किया था, है ना। ईयर क्या था वो? शुरुआत कहाँ से की हमने? 16-17 से, 16-17। तो 16-17 में 1 अप्रैल 16 को आपने एंट्री की हायर परचेज एसेट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का अकाउंट हुआ क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएगा बाई हायर परचेज एसेट। कितने रुपए का? 45,000 का। तो हमें हायर वेंडर के 45,000 चुकाने हैं। ठीक है, एसेट आ गया। किस प्राइस पे लेते हैं? हमेशा कैश प्राइस पे। तो यही तो चुकाना है। अगर ये चुका ही देते तो फिर ब्याज ही क्यों चुकाना पड़ता? अब हमने क्या इसमें से कुछ चुकाया है। अब दूसरी एंट्री देखें हम किस चीज़ की होती है? डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है? हायर वेंडर टू बैंक। तो हायर वेंडर टू बैंक, ये हो जाएगी डाउन पेमेंट की एंट्री। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 16 को ही, सेम डे, है ना, सेम डे ये एंट्री हो जाएगी। और कितना पेमेंट करा हमने? 45,000 का। क्या ईयर एंड हो गया? नहीं सर, ये तो पहले दिन की बात हो रही है ना। हाँ, ये पहले दिन की बात हो रही है। अब क्या होगा? हम पूरे साल इंतज़ार करेंगे और फिर एंड में हम चुकाएंगे इंस्टॉलमेंट उसको। तो पूरे साल हमने इंतज़ार किया, कितना पैसा बचा हुआ है? 30,000 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। तो पूरे साल के इंतज़ार के बाद हमें साल का ब्याज चुकाना पड़ेगा, और ब्याज चुकाने से जो वेंडर है उसके प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो बाई इंटरेस्ट कितना? तो जो 30,000 रुपये बचा है ना, 45 में से 15 तो आपने डाउन में चुका दिया था, 30 बचा। 30 पर 10% की हमने इंटरेस्ट की रेट ली थी, आपको याद हो तो मैंने बोला था इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कितना ब्याज हो रहा है? 3,000 रुपये का ब्याज हो रहा है। तो ये ब्याज की एंट्री कब करेंगे हम? ये ईयर एंड में 31 मार्च 17 को। और सर हम इंस्टॉलमेंट कब चुकाएंगे? यही ईयर एंड में 31 मार्च 17 को ही। और ये एंट्री आएगी टू बैंक, और ये क्या चुका रहे हैं हम? इंस्टॉलमेंट। अब कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी? तो हमने बात की थी कि हम जो प्रिंसिपल बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 30,000, उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे। 10,000 रुपये का प्रिंसिपल रहेगा हर बार, और प्लस रहेगा इंटरेस्ट जो भी बनेगा। तो हमें चुकाना है 10,000 का प्रिंसिपल और जो भी इंटरेस्ट है, कितना बना? 3,000। तो हम चुका देंगे 13,000 रुपये। ओके, तो देखें सबसे पहले हमने एसेट लाया 45,000 का, हमने डाउन में 15,000 चुका दिए। अब 3,000 का ब्याज हो गया पूरे साल का, हमने वो ब्याज 3,000 का चुका दिया और 10,000 का प्रिंसिपल भी चुका दिया। अब कितना बचा? तो 45 में से 15 का प्रिंसिपल हमने पहले चुका दिया था, 10,000 का प्रिंसिपल हमने अभी चुका दिया। तो कितना? 20,000 का प्रिंसिपल बचा है, क्योंकि जो ये 30,000 का ब्याज ड्यू हुआ था ये तो हमने पे कर ही दिया है। तो देख लो कितना बचा, तो वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो बचा है 20,000 का प्रिंसिपल। 45 में से 15 का प्रिंसिपल यहाँ चुकाया, 10 का प्रिंसिपल यहाँ चुकाया। ठीक है, तो 45 में 15 गए तो बचा 30, 10 से चुकाया तो बचा 20। ओके,
अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 16-17 के बाद 17-18 में, 17-18 में ये होगा कि पहले तो 1 अप्रैल 17 को आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का। अब क्या साल की शुरुआत में कोई पेमेंट होगा? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट साल के एंड में जाएगी। ठीक है, तो हम 31 मार्च 18 को लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, और कितना होगा इंटरेस्ट? 20,000 रुपये पे जो हमारा पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है उसका 10%, तो कितना आ गया ये? 2,000 का। ठीक है, तो हम ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे 31 मार्च 18 को ही टू बैंक। ये हमने इंस्टॉलमेंट चुकाई जो कि कितनी होगी? 10,000 का प्रिंसिपल प्लस जो करंट ईयर का ब्याज है वो, तो 12,000 की इंस्टॉलमेंट हमने चुकाई और बच गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। और कितना बच गया? तो 20 का प्रिंसिपल बचा था, 10 चुका दिया है, 10,000 का प्रिंसिपल और रहा। ठीक है, तो हमने ये भी चुका दिया। अब आया थर्ड ईयर, लाइन ड्रॉ कर लूँ। देखें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18-19 में 1 अप्रैल 2018 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। फिर से क्या हम शुरुआत में कुछ पे करेंगे? नहीं सर, बस तो फिर हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे 31 मार्च 2019 बाई इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10,000 का 10%, है ना। जो भी आउटस्टैंडिंग रहता है उसका 10% निकाल लेते हैं हम, है ना। यहाँ 20,000 था, उसका निकाला, तो सर यहाँ 45 का क्यों नहीं निकाला? उसमें से 15,000 हमने डाउन पे कर दिया था, इसलिए 30,000 ही बचा था। अब हम क्या करेंगे, इसको ईयर एंड में 31 मार्च 19 में पे कर देंगे, तो एंट्री आएगी टू बैंक, कितना? 10,000 का प्रिंसिपल और जो ब्याज आ रहा है कितना? 1,000 का ब्याज, तो 11,000 हम पे कर देंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन। कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 3 साल का ही प्लान था, तो 3 साल बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लोन ख़त्म हो जाएगा। क्या एसेट भी ख़त्म हो जाएगा? नहीं, एसेट तो चलता रहेगा, है ना। लोन ख़त्म हो जाएगा, आप किसी के पैसे नहीं चुकाने हैं आपको। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके की अकाउंटिंग इसमें होती है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आपको वो करना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और उसके बाद ही आप अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके पहले आप अगला लेक्चर नहीं देखेंगे जब तक आप वो 2 क्वेश्चन ना कर लें जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर एग्जाम्पल ये रहा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम रीपोजीशन कुछ होता है, जब भी हायर परचेजर पैसे नहीं चुका पाता तो हायर वेंडर अपना एसेट वापस ले जाता है। तो हम रीपोजीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें ये सारा इन्वॉल्व होगा, है ना। क्योंकि पहले हम एसेट देंगे, इंस्टॉलमेंट कुछ चुकाई जाएंगी, कुछ नहीं चुकाई जाएंगी, फिर एसेट वापस जाएगा। तो एसेट का अकाउंट भी बनेगा, वेंडर का अकाउंट बनेगा। तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि हमारा वो लेक्चर फ्रूटफुली यूटिलाइज हो पाए। एग्जाम्पल ये है, तो ये मैं लिख रहा हूँ कैश प्राइस। जो कैश प्राइस है एसेट का वो मान लेते हैं 1,80,000 रुपये। डाउन पेमेंट जो है वो 30,000 रुपये। बैलेंस amount to be paid in 3 equal installment of principal amount plus interest एट द रेट, आप बोले सर 10% ही क्यों लेते हैं, तो हमने इस बार
12% ले लिया, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो है 15% WD पे, यू है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग accounts in the books of hire purchaser। वही हायर परचेज एसेट का अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। और दूसरा हायर वेंडर का बनाना ही है, ऐसा नहीं कि कोई चेक नहीं कर सकता तो आप बनाओ नहीं, ठीक है। आपको बनाना है ताकि आगे आपको बेहतर समझ में आए। तो HP एसेट और हायर वेंडर का आप बनाएंगे। आप इनके जो भी आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है, इसी लेक्चर के जो आप देख रहे हों जब भी आप करें, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सही आंसर बता दूंगा। डाउट हुआ तो सॉल्व कराऊंगा, अदरवाइज बता दूंगा। डाउट नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, ओके। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वो भी आपको करके लाना है। और मैंने 2 क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में दिए थे करने के लिए, ठीक है। कौन सा मैंने पहला क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए वो भी मैं चेक करूँगा। आप इनके आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा सही है या नहीं है। और ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे। और अभी जो मैं और दे रहा हूँ आपको वो दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, आपके क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2010 HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs। The term of the contract were as follows: cash price of the van है 1 लाख और 40,000 were to be paid on signing of the contract। मतलब डाउन पेमेंट 40,000 हो गया, बचा हुआ 60,000 है। द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। देखो 60,000 बचा तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 20,000 20,000 20,000 60,000 हो जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट होंगे। मतलब इंटरेस्ट जो रेट है वो 6% पर एनम है। जो डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम इज टू बी रिटर्न ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बोला उन्होंने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट अकाउंट। तो आपको जर्नल एंट्री भी करनी है बिल्कुल ध्यान से, और रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HP Messrs, ठीक है। HP Messrs वो है जो खरीद रहा है ना, हायर परचेजर। फ्रॉम जनवरी 1 टू 31 दिसंबर 2012, मतलब जनवरी 2010 मतलब 2010 2011 2012 3 ईयर्स के लिए आपको बनाना है। और शो दी रिलेवेंट आइटम इन दी बैलेंस शीट ऑफ परचेजर, और परचेजर की ही बुक्स में बैलेंस शीट में आपको रिलेवेंट आइटम दिखाने हैं। बैलेंस शीट में कैसे आइटम दिखाने हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। आपका जहाँ नोट्स ख़त्म हो रहा है इसके पीछे मैंने कुछ अकाउंटिंग दी है। तो इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ये है कैश प्राइस मेथड, और ये है बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। तो बैलेंस शीट में आएगा फिक्स एसेट में एसिड कैश प्राइस पर, और हटा देंगे हम डेप्रिसिएशन। और आएगा उसमें हायर परचेज क्रेडिटर, जिसे हम बोलते हैं वेंडर। वेंडर में बैलेंस इन हायर वेंडर्स अकाउंट, उसका हमें कितना पैसा देना है प्रिंसिपल का, और कितना इंटरेस्ट है जो एक्रू हो गया है लेकिन अभी ड्यू डेट आई नहीं है, तो ये भी आपको बताना। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का रिप्रेजेंटेशन देना है, जो कि मैं आगे आपको समझा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।